जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स का सीरीज का 22वां वीडियो है और आज का टॉपिक है अनुनयन, जिसे इंग्लिश में परसुएशन कहते हैं। तो आइए समझते हैं अनुनयन होता क्या है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से मेंशन भी किया गया है एटीट्यूड के साथ में। और ये आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक होने वाला है। इसको आप अपने जीवन में अप्लाई करके बहुत सारा लाभ कमा सकते हैं, बहुत सारा समझ विकसित कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि अनुनयन होता क्या है। अनुनयन को इंग्लिश में परसुएशन कहते हैं। अनुनयन आपको इंग्लिश के तुलना में हिंदी ज़्यादा टफ लग रहा होगा। इसका जो इंग्लिश है बहुत ही आसान लग रहा होगा हिंदी की तुलना में। तो ये अनुनयन को आप लोग परसुएशन ध्यान रखिएगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा, थोड़ा सा समझ भी अच्छा लगेगा। मैं बार बार अनुनयन को परसुएशन कहूँगा इस टॉपिक में, इस लेक्चर में। ये हमारे सिलेबस में इंडिपेंडेंट रूप से मेंशन किया गया है और एटीट्यूड वाले भाग में इसको जोड़कर रखा गया है। एटीट्यूड और परसुएशन में सीधा संबंध है, इसलिए हम कहते हैं कि एटीट्यूड, ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये एटीट्यूड वाले टॉपिक में मेंशन किया गया है। एटीट्यूड का प्रभाव परसुएशन पर और परसुएशन का प्रभाव एटीट्यूड पर पड़ेगा। हम देखेंगे कि परसुएशन के माध्यम से एटीट्यूड को कैसे बदल रहे हैं, उसको हम भी देखेंगे। एटीट्यूड का हम लोग यहाँ कह रहे हैं अभिवृत्ति। अभिवृत्ति, अभि शब्द है, अभि और वृत्ति। अभि जो विशेष से जुड़ा हुआ है, यानी कि विशेष प्रकार की वृत्ति जो कि मनोवृत्ति से जुड़ा हुआ है। तो अभिवृत्ति को हम लोग मनोवृत्ति को लेकर चल सकते हैं। परसुएशन जो है एटीट्यूड के माध्यम से बदला जाएगा, माने कि जो परसुएशन के माध्यम से एटीट्यूड को बदला जाएगा। स्टॉप देखने का प्रयास करेंगे कैसे परसुएशन के माध्यम से एटीट्यूड को बदला जा रहा है, यानी कि अनुनयन का एटीट्यूड पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम लोग एटीट्यूड और परसुएशन को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। और भी ये जो परसुएशन टॉपिक है वर्तमान में जो बदलती राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य है उसको देखते हुए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। कैसे, तो लेक्चर जैसे जैसे डेवलप होगा आप समझते हुए चले जाएंगे। तो आइए समझते हैं अनुनयन को। अनुनयन में पहला शब्द है अनुनय, उसके बाद न, दोनों को अलग अलग करके देखेंगे पहले, लेकिन उधर देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझना आसान हो जाएगा। जैसे आम बोलचाल में हम लोग करते हैं कि अनुनय विनय, यानी कि हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। अनुनय विनय में क्या है, रिक्वेस्ट, ठीक है ना। मैं अपनी बात किसी से मनवाना चाहता हूँ तो रिक्वेस्ट के माध्यम से भी हो सकता है, और एक अन्य तरीका भी है वो परसुएशन के माध्यम से भी हो सकता है। तो परसुएशन के माध्यम में रिक्वेस्ट नहीं होता है, हम अपनी बात मनवाने के लिए किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई ये बात मान लीजिए, लेकिन जब परसुएशन की बात आएगी वहाँ अनुरोध नहीं होगा, वहाँ रिक्वेस्ट नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अनुनय विनय में तो रिक्वेस्ट है लेकिन परसुएशन में रिक्वेस्ट नहीं है। कैसे, जैसे कोई भी व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नॉनवेज पसंद करता है, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि इसको बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर खतरनाक बीमारी है तो अगर ये नॉनवेज लगातार सेवन करेगा तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर के तौर पे कहूँगा कि आप वेज का पालन कीजिए, वेज खाइए। इसको मनवाने के लिए जो शब्द होगा वो अनुनयन होगा, यानी परसुएशन होगा। अनुरोध नहीं होगा, रिक्वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं डॉक्टर के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं परसुएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप नॉनवेज खाइएगा तो आपका बीमारी बढ़ता चला जाएगा, आपका स्वास्थ्य खराब होते चला जाएगा। यहाँ रिक्वेस्ट नहीं है, आप उसको वहाँ पर परसुएट कर रहे हैं, वहाँ पर अनुनय कर रहे हैं, अनुनयन कर रहे हैं उसका। तो यहाँ अनुनयन में रिक्वेस्ट शामिल नहीं होता है, लेकिन आम बोलचाल में जो अनुनय विनय करते हैं वहाँ रिक्वेस्ट शामिल होता है कि प्लीज़ ये मेरा काम कर दीजिए, तो वहाँ रिक्वेस्ट शामिल है, लेकिन परसुएशन में रिक्वेस्ट नहीं होता है। इसलिए अनुनयन को हम लोग कहते हैं मनवाना। हम यहाँ बातों को मनवा रहे हैं ना, रिक्वेस्ट के माध्यम से नहीं, बस अपने तरीके से माने परसुएशन करके, समझा बुझा कर, मनुहार करके। कोई अगर आता है तो उसका मनुहार करके, यानी कि दिमाग में कोई भी शंका है उसको दूर करके हम अपनी बात मनवा लेते हैं, वो क्या कहलाता है, अनुनयन, ना कि रिक्वेस्ट करके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अनुनयन में, यानी परसुएशन में। अनुनयन के हम लोग देख रहे थे और आपने एक शब्द सुना होगा, परस्यू। परस्यू का मतलब होता है प्रेरित करना। प्रेरित करना कोई काम करवाने के लिए, यानी कि कोई काम करवाने के लिए किसी चीज़ को प्रेरित करना परस्यू के अंतर्गत आता है। उसके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर कोई चीज़ शंका है तो उसे दूर करके काम करवाना। एग्जाम्पल लेते हैं, मनोवृत्ति को प्रभावित करना परस्यू के माध्यम से। कैसे, कि मनोवृत्ति को प्रभावित करना कैसे, कि मान ले कोई नॉनवेज खाता है, उसको कहना है कि नॉनवेज अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं खाना चाहिए, और उसको मनोवृत्ति को प्रभावित करके उसको वेज में कन्वर्ट कर देना। तो ये क्या होता है, ये सारा परस्यू के अंतर्गत आ जाएगा।
कोई विश्वास है, कोई विश्वास है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं उसको नास्तिकता के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास है किसी व्यक्ति को, उसको आस्तिक बना देना। किसी व्यक्ति का उद्देश्य है खिलाड़ी बनना, लेकिन उसको परस्यू करके उसको डॉक्टर बनवा देना, किसी के प्रेरणा को बदल देना। ये सब किसके माध्यम से किया जाता है? अनुनयन के माध्यम से किया जाता है। अनुनयन के माध्यम से किया जाता है। ये सारी चीज़ें मनोवृत्ति और मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है। यानी कि काम करने के लिए प्रेरित करवा देना, रिक्वेस्ट ना करना, अनुरोध ना करना, प्रेरित कर देना। किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना, उसके दिमाग में कोई चीज़ लेकर दृढ़ता बनी हुई है तो उसको तोड़ते हुए किसी काम को प्रेरित करवा देना, किसी काम के लिए रेडी करवा देना। वो क्या कहलाता है? अनुनयन। यानी कि ये सारा चीज़ किसके माध्यम से किया जाएगा? परसुएशन के माध्यम से किया जाएगा, अनुनयन के माध्यम से किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे पिछली स्लाइड और इस स्लाइड में भी कि अनुनयन में अनुरोध शामिल नहीं होता है, रिक्वेस्ट शामिल नहीं होता है। इसके अलावा अनुनयन में दबाव और आदेश भी शामिल नहीं होता है। यानी कि किसी को नास्तिक बनाना है तो दबाव देकर आस्तिक नहीं बनाना है, ठीक है ना। कोई नास्तिक है उसको आस्तिक बनाना, तो दबाव देकर आस्तिक नहीं बनाना है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, दबाव का एक एग्जांपल लेते हैं, दबाव या आदेश का एग्जांपल लेते हैं कि मैं किसी धर्म पंथ में शामिल होता हूँ और नॉनवेज भी खाता हूँ, लेकिन धर्म पंथ में शामिल होने का वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते, आपको वेज खाना ही खाना होगा। तो ये क्या हो रहा है? आपको दबाव दिया जा रहा है, ये आपको आदेश दिया जा रहा है। तो ये परसुएशन नहीं हुआ, ये परसुएशन नहीं हुआ। परसुएशन में आपके मनोवृत्ति को प्रभावित किया जाता है। मनोवृत्ति को प्रभावित किया जाता है कि आप नास्तिक हैं तो इस तरह से प्रभावित किया जाएगा कि आप आस्तिक बन जाएंगे। आपको बनना था खिलाड़ी, लेकिन इस तरह से प्रभावित किया जाएगा कि आप बन जाएंगे डॉक्टर। तो वही कह रहा हूँ कि इसमें परसुएशन में ना ही रिक्वेस्ट शामिल होता है, न दबाव शामिल होता है, ना आदेश होता है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। क्या होता है अनुनयन में? बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बात को कहते हैं, बहुत ही पोलाइट वे में अपनी बात को कहते हैं, जिसमें ना दबाव शामिल होगा, ना आदेश शामिल होगा, ना अनुरोध शामिल होगा। इसमें भले ही झूठ बोलकर आपके सामने चीज़ें प्रस्तुत की जा रही है, लाग लपेट करके आपके सामने चीज़ें प्रस्तुत की जाए, लेकिन यहाँ आपको दबाव नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे कि एडवर्टाइजिंग, जो एडवर्टाइजिंग होता है किसी चीज़ों का, वो बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है परसुएशन का, जिसमें भय और लोभ दिखाकर, भय के माध्यम से और लोभ के माध्यम से आपको अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाता है। भय और लोभ के माध्यम से क्या किया जाता है? आपको अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाता है। अनुनयन के जरिए अभिवृत्ति को बदलने का प्रयास किया जाता है। यानी कि इस अनुनयन में न दबाव होता है, न आदेश होता है, न अनुरोध होता है। इसमें क्या किया जाता है कि भय और लोभ दिखाकर आपको अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाता है, और उसके बाद इसी अनुनयन, इसी परसुएशन के माध्यम से आपकी अभिवृत्ति को बदलने का प्रयास किया जाता है। ये अनुनयन के जरिए अभिवृत्ति को बदलने का सबसे अच्छी जगह है एडवर्टाइजिंग। जैसे होर्डिंग लगा रहता है ना बोर्ड पे, कहीं कहीं देखेंगे, चाहे आपके टीवी चैनल पे एडवर्टाइजिंग आता है, चाहे न्यूज़पेपरों में आता है। तो ये सबसे शानदार तरीका है, एडवर्टाइजिंग जो है आपकी अभिवृत्ति, आपके एटीट्यूड को बदलने का सबसे शानदार तरीका है। जो एडवर्टाइजिंग होता है आपकी आदतों को बदल सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बहुत पहले ऐड आता था, अब शायद आता है कि नहीं, अब कोई दूसरी कंपनी का आता होगा। एक्स की परफ्यूम होती है, एक्स की परफ्यूम आपने यूज किया होगा। एक्स की परफ्यूम की ऐड बार बार आता था, और एक्स की परफ्यूम कोई एक पुरुष लगाता है तो उसके आसपास बहुत सारी स्त्रियाँ चली जाती है। तो हम लोग भी बड़े हो रहे थे, नौजवान हो रहे थे, उस दौरान हमने भी एक्स की परफ्यूम यूज करना शुरू किया। हालांकि मैं परफ्यूम से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन उसका उस ऐड का इतना ज़्यादा प्रभाव रहा मेरे ऊपर, तो मैं खुद उस एक्स की परफ्यूम यूज करने लगा। मुझे भी लगा कि आसपास बहुत सारी नारियाँ आ जाएंगी, परियाँ आ जाएंगी। तो ये मेरी आदतों को बदल दिया। जो मैं परफ्यूम यूज़ नहीं करता था, एडवर्टाइजिंग जो मेरे सामने बार बार आता रहा क्रिकेट मैच के दौरान, चाहे फिल्म देखने के दौरान, तो वो एडवर्टाइजिंग मेरी आदतों को बदल दिया। जो मैं परफ्यूम को यूज़ नहीं करता था, मैं परफ्यूम को यूज़ करने लगा। तो ये शानदार तरीका था। वहाँ देखिए मेरे ऊपर दबाव नहीं बनाया गया, मेरे ऊपर कोई आदेश नहीं दिया गया, या मुझे अनुरोध नहीं किया गया, वो मेरे अभिवृत्ति को उसने बदल दिया। किसके माध्यम से? एडवर्टाइजिंग के माध्यम से। एक और चीज़ होता है नेता लोग। नेता जो होते हैं पार्टी को वोट दिलाने के लोगों की भावनाओं या विचारों को बदलने का प्रयास करते हैं। या फिल्म या बिजनेस में प्रमोशन के दौरान भी आप देखिएगा कि ये सब लोगों की भावनाओं और विचारों को बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे नेता कहते हैं कि हम आपके लिए रोड बना देंगे,
बिजली की व्यवस्था हो जाएगी, सड़क हो जाएगा, रोटी कपड़ा मकान हो जाएगा। तो वहाँ क्या कह रहा है, वो आपको अनुरोध नहीं कर रहा है, वो वहाँ पर ना ही आदेश दे रहा है, ना ही आप पर दबाव बना रहा है। वो आपको परसुएशन के माध्यम से, अनुनयन के माध्यम से आपकी अभिवृत्ति, आपके एटीट्यूड को बदलने का प्रयास कर रहा है, अपने भावनाओं और विचारों को बदलने का प्रयास कर रहा है। तो नेता लोग बहुत अच्छे परसुएडर होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप आदेश नहीं दे रहे, यहाँ पर आप एटीट्यूड को रिक्वेस्ट एंड विनम्रता के साथ बदलने की कोशिश, नहीं रिक्वेस्ट नहीं, विनम्रता के साथ बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर विनम्रता के साथ अपने हाथ जोड़ कर ये आते हैं ना नेता लोग कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। तो यहाँ क्या कह रहा है, वो विनम्रता के माध्यम से आपको आपके एटीट्यूड को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, आपने हरिशंकर प्रसाद के भेड़ और भेड़िए, आपने एक कहानी पढ़ी होगी जिसमें जो भेड़ जंगल में चुनाव होना था, तो भेड़िए जितने भी होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, लेकिन भेड़ों के सामने आके कहते हैं कि मैं शाकाहारी हो चुका, मुँह में 2 घास के दबाए रहते हैं, दो पत्तियाँ घास के दबाए रहते हैं, और कहते हैं कि मैं अब शाकाहारी हो गया हूँ, मुझे ही राजा बनाइए जंगल का। और भेड़ों ने उन्हें वोट दे दिया। वोट देने के बाद वो भेड़िए उसी भेड़ को खाने लगे। वो सुबह शाम और रात के अलग अलग अपने न मात्रा डिसाइड किए कि इस समय इतना भेड़ चाहिए, इस समय इतना भेड़ चाहिए। तो क्या होता है, चुनाव के समय जो वही नेता होते हैं विनम्रता से आपके सामने सर झुकाते हैं, और जीतने के बाद आपको दिखाई भी नहीं देते हैं, और आपका पूरा अपने लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद की चीज़ें करते हैं और आपको मरने के लिए छोड़ देते हैं। यही मैं सीधे कहूँगा। तो विनम्रता के साथ आपके सामने पेश करके आपके एटीट्यूड को बदलने का प्रयास करते हैं एडवर्टाइजिंग में, चाहे नेता लोग हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह जैसे भेड़ों ने विश्वास कर लिया भेड़ों पे कि ये शाकाहारी हो गए, लेकिन नेता किसी का नहीं होता। ठीक है ना, तो यही है। तो इसी के लिए आप देखेंगे कि हाँ, ना दबाव नज़र आएगा, ना आदेश नज़र आएगा, ना अनुरोध नज़र आएगा। ठीक है ना, तो ये अनुनयन में ये चीज़ नहीं होती है। उसमें विनम्रता के साथ आप अपनी बातों को पेश किया जाता है, लाग लपेट झूठ बोलकर, और उसमें भय और लोभ दिखाकर आपके एटीट्यूड को बदलने का प्रयास किया जाता है। आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे परसुएशन यानी अनुनयन का काम अच्छे से हो सकेगा, यानी कौन से ऐसे प्रभावशाली तरीके हैं, या कौन कौन से ऐसे कदम हैं, या ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे परसुएशन आसानी से हो सकेगा। परसुएशन में क्या बाधाएं आती है, उसका प्रभाव परसुएशन का कितना पड़ेगा, कितना कम पड़ेगा, इस टॉपिक में हम लोग इस टॉपिक में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अनुनयन का क्या प्रभाव पड़ता है, कितना पड़ता है, उस परसुएशन में कितना बाधाएँ आ रही है, इस टॉपिक में देखने का प्रयास करेंगे। यानी कि अनुनयन का अभिवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखेंगे, अनुनयन का अभिवृत्ति के साथ क्या संबंध है उसको देखेंगे। यानी कि अभिवृत्ति में क्या परिवर्तन आ रहा है, अभिवृत्ति में परिवर्तन आने के साथ विचार एक्शन में भी परिवर्तन आने लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि अनुनयन यानी परसुएशन को इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, यह कब प्रभावशाली होगा, या कम ज़्यादा प्रभावशाली कब होगा, कम प्रभावशाली कब होगा, या कभी प्रभावशाली होगा ही नहीं, यानी कि प्रभावशाली नहीं होगा। ये हम लोग देखने का इस टॉपिक में प्रयास करेंगे। इस टॉपिक में इस चीज़ों को नज़र दौड़ाएंगे। यानी कि अनुनयन से हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हम लोग चारों तरफ से अनुनयन को घिरे हैं। आप लोग होशपूर्वक देखिएगा तो आपको लगेगा कि सभी हमें परसुएट करने की कोशिश करते हैं, चाहे माता पिता हो, चाहे बाहर के लोग हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे फिल्म जगत के लोग हैं। हम लोग चारों तरफ से अनुनयन से घिरे हुए हैं। अगर होशपूर्वक आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो आप लोग अनुनयन का प्रभाव को अपने ऊपर जज कर पाएंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि अनुनयन होता कैसे है, अनुनयन करने वाला है कौन, अनुनयन कर कौन रहा है, उसका प्रभाव पड़ता है। हु इज़ ए परसुएडर, उसका प्रभाव पड़ता है कि अभिवृत्ति में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, किसी पार्टी का नेता भाषण दे रहा है, उस पार्टी का नेता जो है भाषण दे रहा है, उसकी जो भाषण देने वाला नेता है उसकी छवि स्वच्छ छवि है, विश्वसनीयता है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान है। तो वो क्या करेगा कि जब वो भाषण देगा तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे पार्टी के समर्थक है तो वो उस पार्टी को छोड़कर इस पार्टी को वोट देने की शुरुआत कर देगा। यानी कि मान लीजिए कि ए पार्टी का नेता भाषण दे रहा है और कोई वहाँ पर जो दर्शक बैठे हुए हैं बी पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन ए पार्टी का जो नेता है बहुत ही स्वच्छ छवि वाला है, विश्वसनीय छवि वाला है, शानदार व्यक्तित्व वाला है। तो अगर ये भाषण देगा तो बी दल के जो भी समर्थक के श्रोता है वहाँ पर हैं वो बी दल को छोड़कर ए दल को वोट देने की शुरुआत कर देंगे। तो ये प्रभाव पड़ता है कि
ये परसुएडर कौन है। अगर वहीं छुटवैया नेता हैं तो उनकी बात को लोग सुन लेंगे, लेकिन वोट देने का प्रभाव उन पर नहीं होगा कि वो उस पार्टी को छोड़कर आपकी पार्टी को वोट देने लगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर अटल बिहारी वाजपेयी वोट देते हैं, चाहे अभी वर्तमान में मोदी जी वोट दे रहे हैं, तो इनमें इतनी क्षमता है कि अपने तरफ लोगों को मोड़ सकते हैं। लेकिन वहीं पर एग्जाम्पल ले लीजिए मनोज तिवारी, एक छोटे भैया नेता हैं, अगर ये आप जाके भाषण देंगे तो आप लोग उनके भाषण को सुन लेंगे, लेकिन इतना आप प्रभावित इतना नहीं होंगे कि दूसरे दल को छोड़ के इनके दल को वोट दे देंगे, यानी मनोज तिवारी के दल को वोट दे देंगे। तो ये होता है कि हु इज ए परसुएडर, ठीक है ना, कि अनुनयन कर कौन रहा है। उसके बाद देखते हैं कि जो बोल रहा है वो कौन है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि बोलने वाला कौन है। जो व्यक्ति बोल रहा है वो कितना विश्वसनीय है, बोलने वाला व्यक्ति कितना विशेषज्ञ है, इस पर भी डिपेंड करता है कि परसुएसन होगा कि नहीं, परसुएसन होने के बाद अभिवृत्ति में चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एक बीमारी है, एक बीमारी में एक डॉक्टर भी सलाह दे रहा है, एक आम आदमी भी सलाह दे रहा है, लेकिन लोगों को लगेगा कि डॉक्टर होता है वो बहुत विश्वसनीय है, बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ है, तो लोग डॉक्टर की बात को सुनेंगे और दवा खा लेंगे, और आम आदमी की बात को कभी सुन भी सकते हैं और नहीं भी सुन सकते हैं, तो यहाँ दवा नहीं खा लेंगे, लोग दवा नहीं खाएंगे। यानी कि दवा को एक्सेप्ट कर लेना, दवा खा लेना डॉक्टर की विश्वसनीयता को दिखाता है, डॉक्टर के विशेषज्ञता को दिखाता है, और यहाँ पर परसुएसन हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो कितना विश्वसनीय है, कितना विशेषज्ञ है, वो अच्छे से परसुएट कर सकता है, अच्छा परसुएडर हो सकता है। वहीं आम आदमी अच्छा परसुएडर नहीं होगा बीमारी के मामले में डॉक्टर की तुलना में। अगर वहीं बात करें सिविल सर्विसेज की, अगर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ है और एक स्टूडेंट है जिसकी रैंक फर्स्ट आई है, अगर वो अगर बात करेगा सिविल सर्विसेज के तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में, तो लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये विशेषज्ञता है इसके अंतर्गत। वो कहेगा कि मैं 5 बजे उठ के पढ़ता था, तो आप 8 बजे आज उठते हैं, तो आप अगले दिन से कोशिश करेंगे कि 5 बजे उठ के आप भी पढ़ें, थोड़ा फ्रेश महसूस करेंगे। इससे क्या हुआ कि वो आपकी एटीट्यूड में परिवर्तन ला रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास विशेषज्ञता है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है। यानी कि विश्वसनीय और विशेषज्ञता ये दोनों बहुत ज़्यादा मायने रखता है परसुएडर के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपके एटीट्यूड में परिवर्तन ला दे रहा है वो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई बच्चा जो फर्स्ट रैंक लाया, तो वहाँ पर परसुएसन हो गया। तो देख रहे हैं ना कि परसुएडर के लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो कितना विश्वसनीय है, कि उसका वो कितना विशेषज्ञ है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि टीवी चैनल पर जो विज्ञापन आते हैं उस दौरान हम लोग देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर विज्ञापन कर रहा है, विज्ञापन देने वाला व्यक्ति कितना आकर्षक है, कितना ज्ञात है, कितना लोकप्रियता है उसकी, कितनी विश्वसनीयता है, उसके आधार पर परसुएसन होता है। एक आदमी होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं सलमान खान, एक आदमी लेते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है ना। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी नोन पर्सनालिटी है, लोकप्रिय भी है, कुछ मामले में विश्वसनीय भी है, लेकिन आकर्षक नहीं है। तो इनको उतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता है जितने सलमान खान जी को मिलता है। सलमान खान मेरे फेवरेट है, सलमान खान आकर्षक भी है, तो आकर्षक होने के कारण देखने वाला एक बार तो ज़रूर अट्रैक्ट होगा। जैसे कि आप लोग थंबनेल बनाते हैं यूट्यूब पर, अगर आकर्षक थंबनेल हो तो एक बार खोलने का मन करता ही करता है। तो वो भी एक तरह से मान लीजिए ना कि वो परसुएसन का वो एक उदाहरण है थंबनेल, ठीक है ना। तो वहीं आकर्षक भी है, ज्ञात भी है, लोकप्रियता भी है, विश्वसनीयता भी है, तो लोग उस विज्ञापन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। जैसे कि फिल्म जगत या स्पोर्ट्स जगत में पर्सनालिटीज़ को ली जाती है। फिल्म जगत के जो भी लोग होते हैं वो जो आकर्षक होते हैं, ज्ञात होते हैं, लोकप्रियता होती है उनकी, विश्वसनीयता होती है, वो अच्छे से परसुएट कर पाते हैं, अच्छे से लोगों को परसुएसन में ला देते हैं, अनुनयन में ला देते हैं और उनके एटीट्यूड को बदल देते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, चाहे ये अपने सलमान खान हो गए। सलमान खान ने बहमाज चप्पल का वो बहमाज एक स्लीपर आती है ना, बहमाज स्लीपर का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया और बताया कि वो कितना मजबूत होता है। तो मेरे अंदर उनके कारण मेरे अंदर एटीट्यूड में परिवर्तन आ गया। क्यों? क्योंकि वो आज मैं बहमाज की चप्पल ही पहनता हूँ। तो वो आकर्षक दिखने में है, तो एक बार देखने वाला भी अट्रैक्ट होगा, नोन भी है, लोकप्रियता भी उनकी बहुत ज़्यादा है और विश्वसनीयता भी है। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट बहुत है। अमिताभ बच्चन जी हैं, वो नवरत्न तेल भी बेच लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं, सीमेंट सरिया सबका प्रचार कर लेते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको परस्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। परस्यूडर वो एक अच्छे परस्यूडर साबित हो रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे स्पोर्ट्स में क्या होगा, आप देखेंगे सचिन वो क्या करते हैं,
बूस्ट का प्रचार करते हैं। फिर विराट कोहली ने भी बूस्ट का प्रचार किया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए शारीरिक मजबूती और मानसिक मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होता है कि वो विटामिन का अच्छे से प्रचार करेंगे और लोगों को लगेगा कि नहीं, अगर मैं बूस्ट पीऊँगा चाहे हॉर्लिक्स पीऊँगा तो स्पोर्ट्समैन की तरह मैं भी फिट, मजबूत और उनके जैसा बन पाऊँगा। तो क्या है, आपको परसुएट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे विमल पान मसाला है, अब रजनीगंधा है, वो सब खाएंगे ऊंची लोग ऊंची पसंद, तो आपको वो परसुएट कर रहे हैं कि आप भी ऊंची लोग हैं, ऊंची पसंद आपकी है, तो आप भी रजनीगंधा खाइए। तो क्या करें, फिल्म जगत में वो गलत संदेश दे रहे हैं, आपको गलत परसुएट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप समाज के रोल मॉडल हैं। आप बिल्कुल ना करें, लोग उससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये उसकी विश्वसनीयता, लोकप्रियता, आकर्षक और ज्ञात पर डिपेंड करता है कि उसका विज्ञापन कितना बेहतर होगा, यानी कि विज्ञापन देने वाला व्यक्ति कितना आकर्षक है, ज्ञात है, लोकप्रिय है, विश्वसनीय है, उस आधार पर उस एडवर्टाइजमेंट का उसका प्रचार होता है, ठीक है ना। तो ये रहा अपना अनुनयन कर कौन रहा है, ठीक है ना। ये 2 हुआ, आगे देखते हैं। पहला हमारा था कि हु इज परसुएडर, परसुएडर कौन है। ये पहला अनुनयन का तरीका था कि परसुएडर के कारण नहीं, परसुएडर के प्रभावशालिता के कारण ही परसुएशन हो जाता है, यानी कि अनुनयन हो जाता है। ये अपना पहला वाला था। उसी में हम लोग आगे देखेंगे कि बोलने वाला व्यक्ति कितना प्रभावशाली है, तब अनुनयन सफल होगा, ठीक है ना। वो अनुनयन सफल होगा, जितना प्रभावशाली व्यक्ति होगा बोलने वाला, वो अच्छे से परसुएट कर पाएगा। जैसे कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे अपने अन्ना हजारे, मतलब राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे अन्ना हजारे। इसीलिए भ्रष्टाचार और लोकपाल को लेकर इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। लोगों के मन में इनके प्रति विश्वसनीयता थी, ये पहले भी कर चुके थे छोटे मोटे स्तर पर, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए, लोकपाल के लिए इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। ये लोगों का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था, इनका जो व्यक्तित्व था बहुत ज़्यादा आकर्षक था, प्रभावशाली था, इसलिए लोगों के दिमाग को आंदोलन के लिए इन्होंने तैयार कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए अच्छे अच्छे परसुएडरों का इस्तेमाल किया जाता है प्रभाव छोड़ने के लिए। तो ये हम अनुनयन कराने के लिए, परसुएशन कराने के लिए अच्छे अच्छे परसुएडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा अपना पहला अनुनयन करने के लिए कि हु इज ए परसुएडर, परसुएडर कौन है। दूसरा अपना है संदेश की अंतर वस्तु क्या है। किसी को परसुएशन करना है, किसी का परसुएशन करना है, तो संदेश की अंतर वस्तु कैसी है, उसको कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके आधार पर परसुएशन किया जाता है। यानी कि आप मैसेज दे रहे हैं, कंटेंट में है कि आप मैसेज दे रहे हैं, उसकी अंतर वस्तु कैसी है, जो मैसेज दे रहे हैं उसकी अंतर वस्तु कैसी है, आप जो मैसेज दे रहे हैं वो कितना स्पष्ट है, कोई मैसेज दे रहा है वो कितना स्पष्ट है। जितना ज़्यादा स्पष्ट होगा, जितना उसमें द्वंद्व नहीं होगा, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा और परसुएशन हो जाएगा। लेकिन जो मैसेज आप दे रहे हैं बहुत ज़्यादा अस्पष्ट है, उसमें द्वंद्वता है, तो उसका प्रभाव कम होगा और परसुएशन नहीं होगा। तो यानी कि आप मैसेज जो दे रहे हैं वो कितना स्पष्ट है, मैसेज की अंतर वस्तु कैसी है, उसके आधार पर परसुएशन होता है। दूसरा, अप्रत्यक्ष संदेश ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मतलब कहने का ढंग, यहाँ प्रत्यक्ष संदेश का मतलब हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से आप कह रहे हैं, ये नहीं कि अस्पष्ट रूप से कह रहे हैं, नहीं, आप अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं। यहाँ पर अप्रत्यक्ष संदेश का मतलब हो रहा है कि कहने का ढंग अप्रत्यक्ष है। यानी कि डॉक्टर कह रहा है कि साबुन लगाइए, आप एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे कि टीवी पर आते हैं डॉक्टर का ड्रेस लगाकर और ये अपना स्टेथोस्कोप लगा के आते हैं और कहते हैं कि डिटॉल साबुन नहाइए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। तो ये वो आपको नहीं कह रहे हैं कि डिटॉल साबुन मतलब कि ले लीजिए, खरीद लीजिए, वो कह रहे हैं कि डिटॉल साबुन बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, इससे कीटाणु मरते हैं, आप 24 घंटे फ्रेश महसूस करेंगे और आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। इस तरह का वो साबुन का क्वालिटी बताते हैं। ये क्या किया जा रहा है, मैंने कि साबुन का क्वालिटी बताने का मतलब है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दे रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से दिया हुआ संदेश ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ठीक है ना। ये नहीं क्या कर रहे हैं कि आप डेटॉल लगा लीजिए, इससे कीटाणु मर जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा सुगंधित होता नहीं। वो डॉक्टर का वेशभूषा धारण करके आते हैं और कहते हैं कि ये साबुन लगाने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपके 24 घंटे के कीटाणु मर जाएंगे। वो ये क्या बोलते हैं उसको, लेंस लगा कर दिखाते हैं कि देखिए कीटाणु है, और डिटॉल लगा रहे हैं तो उसकी सफाई हो जा रही है, आपका बॉडी सुगंधित भी है। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो प्रत्यक्ष संदेश दे रहे हैं कि आप स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है। आप मतलब कहने का मतलब वही था कि आपके जो
कहने का मतलब था अप्रत्यक्ष संदेश है, तो आपके एटीट्यूड में इससे ज़्यादा परिवर्तन आता है, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष संदेश से आपके एटीट्यूड में ज़्यादा परिवर्तन आता है प्रत्यक्ष संदेश की तुलना में। उसके बाद देखेंगे संदेश जो होता है एक साथ कितने संदेश दे रहे हैं वो दिमाग हमारा रिसीव करता है। कि ज़्यादा संदेश रहेगा तो हमारा दिमाग उतना ज़्यादा रिसीव नहीं करेगा और उसका प्रभाव कम पड़ेगा, और कम संदेश रहेगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि मान लिया कि एक साथ आप 4 संदेश दे रहे हैं A B C D, तो जो सबसे पहले दिए हैं उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, B का उससे कम होगा, C और D में तो शायद हो भी जाए या ना भी हो। इसलिए कह रहे हैं कि ज़्यादा संदेश देने से उसका प्रभाव कम हो जाता है, और कम संदेश दे रहे हैं तो हमारा दिमाग ज़्यादा रिसीव करेगा और उसका प्रभाव ज़्यादा होगा और परसुएसन भी हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारा नारा है रोटी कपड़ा मकान। ये देखिए तीनों सीक्वेंस में, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? रोटी। अगर रोटी मिल गया तो उसके लिए कपड़ा, उसके बाद कपड़ा की ज़रूरत है, कपड़ा मिल गया तो उसके बाद क्या? मकान की ज़रूरत है। तो एक साथ 3 संदेश दिया रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंस किसका है सबसे ज़्यादा? रोटी का। तो एक साथ कई संदेश ना दें। अगर किसी को परसुएट करना है तो एक साथ किसी को एक साथ कई संदेश ना दें, ठीक है ना। थोड़े थोड़े संदेश दें, छोटे छोटे संदेश दें, ठीक है ना, वो ज़्यादा प्रभावकारी होगा। उसके बाद संदेश देने के दौरान बहुत ज़्यादा तकनीकी शब्दों का प्रयोग ना करें, लंबे संदेश ना दें, आम बोलचाल वाली भाषा का प्रयोग करें। जैसे कि आपको गाड़ी बेचना है, कोई कार बेचना है, तो कार बेचना है तो आप कहेंगे कि ये सर बहुत ही स्मूथ चलती है, ये बहुत अच्छी एवरेज देती है, ये एक्सीडेंट का खतरा इससे कम है, अगर एक्सीडेंट होता भी है तो आपको बचा लगे। तो ये सारे बोलचाल की भाषा। अगर वहीं आप कहेंगे कार्बोरेटर का ऐसा है, गियर का इसमें ये लगा हुआ, वो लगा हुआ, तो ये तकनीकी शब्दों से ग्राहक नहीं समझ पाएगा और वो नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर वहीं कार के बेचना है तो आम बोलचाल की भाषा में स्मूथ अच्छा है सर, एवरेज अच्छा है और एक्सीडेंट नहीं कम होने का चांस कम है, तो लोग ज़्यादा परसुएट होंगे और कार को खरीद लेंगे। तो तकनीकी शब्दों का प्रयोग ना करें संदेश देने के दौरान। और संदेश जो होता है भावनाओं को उत्तेजित करने वाला हो, जिसमें भय और लोभ शामिल होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे किसी के अल्कोहल छुड़वाना है, गुटखा छुड़वाना है, या सिगरेट पीता है बहुत ज़्यादा, उसको छुड़वाना है, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप देखते होंगे कि इसे कहेंगे कि ये करने से कैंसर हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जैसे सिगरेट के डिब्बे पर लगभग 75% फेफड़े का वो दिखाता है फोटो, और उसमें गाल यहाँ गर्दन से लेकर फेफड़ा का दिखाता है, और दिखाता है कि सिगरेट पीने से ये काला पड़ जाता है, इसका फेफड़े का कैंसर होता है। तो क्या कर रहा है? आपके भय, मस्तिष्क में भय का वो संचार किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि आपकी भावनाओं को उत्तेजित कर रहा है, आपके मस्तिष्क में भय का संचार कर रहा है, जिससे आप अल्कोहल छोड़ देंगे, गुटखा खाना छोड़ देंगे, सिगरेट पीना छोड़ देंगे। वहीं एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्रोटीन का, विटामिन का। आपको लोभ दिखाया जाता है कि ये दवा लेंगे, प्रोटीन लेंगे, ये जिससे आपके बाल चमकदार हो जाएंगे, बाल खूबसूरत हो जाएंगे, त्वचा चमकदार हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। तो इस माध्यम से आपको भय ये लोभ दिखाया जा रहा है, यानी कि लोभ का संचार किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये होता है कि संदेश जो होना है आपकी भावनाओं को कितना उत्तेजित कर पाता है। जितनी भावनाओं को उत्तेजित करेगा उतना ज़्यादा परसुएसन होगा, उतना ज़्यादा एटीट्यूड में परिवर्तन होगा। तो ये रही संदेश की अंतर्वस्तु। पहला था अपना हु इज ए परसुएडर, दूसरा है संदेश के अंतर्वस्तु, और तीसरा है कि श्रोतागण कौन से हैं, ठीक है ना, श्रोता समूह कौन है, उसके आधार पर परसुएसन होता है। अपना तीसरा है श्रोता। अनुनयन करने का, अनुनयन में श्रोता शामिल होता है। जैसे पहला था हु इज ए परसुएडर, परसुएडर अनुनयन करता है यानी परसुएसन करता है। दूसरा था कि संदेश की अंतर्वस्तु कैसी थी, उसके आधार पर अनुनयन होता है। और तीसरा देखते हैं श्रोता के आधार पर अनुनयन कैसे होता है, परसुएसन कैसे होता है। श्रोता समूह, कम्युनिकेशन ग्रुप, यानी कि सोर्स क्या है, संदेश कौन दे रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि संदेश कौन दे रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि परसुएसन होगा कि नहीं, संदेश है क्या, उसके आधार पर श्रोता कौन कौन है, लक्षित ग्रुप, टारगेट ग्रुप कौन है, और संदेश भेजने का माध्यम क्या है, इसके आधार पर हमारे परसुएसन होता है। और संदेश भेजने का अखबार, मीडिया, मास मीडिया है, ये अनुनयन यहाँ पर हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। सभी मैसेज आप देखेंगे कि जो संदेश दे कौन रहा है या संदेश है क्या, सभी मैसेज सभी के लिए नहीं होता। श्रोता का अपना चरित्र होता है, श्रोता का अपना एक ग्रुप होता है, शिक्षितों ग्रुप, अशिक्षितों का ग्रुप, ग्रामीणों का ग्रुप, शहरियों का ग्रुप, नौजवानों का ग्रुप, बूढ़ा का ग्रुप। तो ये सारे के सारे अपने अपने ग्रुप होते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद देखेंगे कि अगर शिक्षित समूह को प्रभावित करना है, शिक्षित समूह को प्रभावित करना है तो उनके विचारों को प्रभावित कीजिए, भावनाओं को आप प्रभावित नहीं कर सकते हैं शिक्षित लोगों को। क्योंकि अगर मान लिए कोई डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है और मेडिसिन के बारे में बता रहा है अपने जूनियर डॉक्टर को, तो वो वहाँ पर भावनाओं के आधार पर नहीं बताएगा, वस्तु प्रधानता इसके अंदर नज़र आएगी जब वो मेडिसिन के बारे में बताएगा, वैज्ञानिकता, साइंटिफिक अप्रोच नज़र आएगा मेडिसिन को बताने के दौरान। तो अपने जूनियर डॉक्टर जो वो ये भी शिक्षित समूह का ग्रुप है, तो विचारों को इसको प्रभावित करने का प्रयास करेगा वैज्ञानिकता के माध्यम से, वस्तु प्रधान स्थिति के माध्यम से, ना कि भावनाओं के माध्यम से। इसलिए करेंगे कहने वाला समूह के लिए वो फिट बैठता है कि नहीं। अगर यहीं पर डॉक्टर के अलावा कोई आम आदमी डॉक्टरों को बोलने लगे तो कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, यानी कि कहने वाला यानी कि बड़ा डॉक्टर समूह के लिए यानी छोटे डॉक्टर जूनियर डॉक्टरों के लिए फिट है, तो जो ये जूनियर डॉक्टर उस बात को मानेंगे अगर वो बात वैज्ञानिकता से है, वैज्ञानिकता ली हुई है, वस्तु प्रधानता ली हुई है, ना कि भावना प्रधान ली हुई है। ये श्रोता पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो शिक्षितों को समूह को हम लोग विचारों को आधार पर प्रभावित करते हैं, भावनाओं के आधार पर नहीं। वहीं पर अशिक्षित समूह के लोगों को भावनाओं के आधार पर प्रभावित किया जा सकता है, उनको परसुएट किया जा सकता है, उनके एटीट्यूड को बदला जा सकता है, विचारों के आधार पर नहीं। यही बात हुआ करते हैं हमारे राजनेता, हमारी भोली भाली जनता जो अशिक्षित है, उनको उनके माध्यम से, उनकी भावनाओं को भड़काने के माध्यम से झूठ बोल करके, झूठे वादे दिखाकर उनको प्रभावित करने का प्रयास करती है। अब देखते हैं कि श्रोता के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि जो श्रोता सुन रहा है उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके आधार पर उसका परसुएशन होता है, अनुनयन होता है। अगर श्रोता का व्यक्तित्व यानी श्रोता का जो व्यक्तित्व है, श्रोता ने समूह का व्यक्तित्व, याद रखिएगा श्रोता समूह का यहाँ बात किया जा रहा है, श्रोता समूह का व्यक्तित्व आक्रामक है, विश्वास से भरा हुआ है, तो उस ग्रुप को बदलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर विनम्र है, वो श्रोता समूह का जो व्यक्तित्व है विनम्र है, विश्वास से भरा हुआ नहीं है, विश्वास बहुत ज़्यादा डाउन है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उसको बदलना आसान हो जाता है। वहीं पर अगर ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है, बूढ़ों का ग्रुप है, उनके एटीट्यूड दृढ़ हो जाते हैं और अगर व्यक्तित्व दृढ़ हो जाता है तो वहाँ पर अनुनयन आसान नहीं होगा। वहीं पर कम उम्र के व्यक्ति जिनका एटीट्यूड सॉफ्ट रहता है, वहाँ अनुनयन परसुएशन आसान हो जाता है। इसलिए बूढ़ों को बदलना आसान नहीं होता है। इसलिए ना अपने माता पिता को बदलने का प्रयास नहीं कीजिएगा, यहाँ से सीखिएगा। जो उनका एटीट्यूड निर्मित हो गया उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। मैं करके देख गया हूँ, थक गया हूँ, चीज़ें नहीं बदलेगी तो नहीं बदलेगी, तो इसलिए आप फालतू का प्रयास ना कीजिएगा। उसके बाद देखेंगे कि मूल्य कैसे हैं, सामाजिक मूल्य कैसे, यहाँ देखेंगे सामाजिक मूल्य अगर रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं, आस्था से जुड़े हैं, परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो इन मूल्यों को बदलना है, इनके एटीट्यूड को बदलना, इनको परसुएट करना बड़ा ही मुश्किल काम है। इनको बदलने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रयास किया है कि बड़े परिवार को छोड़कर हम दो हमारे दो, यानी छोटा परिवार, फैमिली प्लानिंग अपनाने के लिए कितना समय लग गया, बाल विवाह में कितना समय लग गया इसको कि बाल विवाह बुरी चीज़ है, अस्पृश्यता को हटाने में कितना समय अभी भी मौजूद है, बट बहुत चीज़ें में सुधार आया, बट देख रहे हैं इसको बदलना कितना मुश्किल हो रहा है। तो ये मूल्य कैसे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। और परसुएशन का अगला माध्यम है संप्रेषण, यानी कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के माध्यम से भी अनुनयन होता है, परसुएशन होता है। लेकिन यह समाज टू समाज डिफर करता है। पश्चिमी समाज में कुछ अलग हिसाब किताब है, भारतीय समाज में कुछ अलग हिसाब किताब है। अगर जनसंचार के माध्यम को देखें यानी कि मास मीडिया को देखें तो पश्चिमी देश मास मीडिया पर ज़्यादा भरोसा करता है और वहाँ पर जो भी समाचार चलते हैं या जो भी संदेश दिया जाता है उसको एक्सेप्ट करके अपना निर्णय लेते हैं और अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाते हैं। तो मास मीडिया जो पश्चिमी देशों में है उसको परसुएशन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, जबकि भारत में अंतर्वैयक्तिक संचार इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अंतर्वैयक्तिक संचार भारत में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जिसे इंग्लिश में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे कि 1-to-1 कम्युनिकेशन इसे भी कहते हैं। इसमें श्रोता और प्रेषक आमने सामने होकर अपनी श्रोता और आमने सामने
होकर एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, आमने सामने बैठकर इंटरेक्शन होता है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है और उसके माध्यम से आपके एटीट्यूड में ज़्यादा परिवर्तन आता है। उस पर यानी कि जो भी प्रेषक है उसका प्रभाव आप पर ज़्यादा पड़ता है। जैसे मान लिया आप गीत सुनते होंगे, गाना सुनते होंगे रेडियो और मोबाइल पर, उसका उतना प्रभाव नहीं होगा जितना कि आप गायक और गायिका को मंच पर सुनेंगे। आपका प्रत्यक्ष अनुभव से, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से उनसे इंटरेक्शन हो रहा है और इसका प्रभाव अलग पड़ेगा, उनके प्रति जो एटीट्यूड है उसमें अलग बदलाव आने वाला है। जैसे मान लिया कि एग्जाम्पल लेते हैं कि मास मीडिया का अगर 25% प्रभाव पड़ता है तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का 75% प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल एक तौर पे लें तो जब भारत में जब चुनाव होता है तो बहुत सारी राजनीतिक दल होते हैं, वो मास मीडिया पर अपना प्रचार कराते हैं अपनी पार्टी का। आप दूरदर्शन पर देखे होंगे या जो आप प्राइवेट चैनल होते हैं वहाँ पैसा देकर अपने पार्टी का प्रचार कराते हैं। तो उसका जो लोगों पे जो प्रभाव होता है मात्र एक अनुमानतः लगाया जाता है, सामान्यतः 25% होता है। वहीं पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का राजनीतिक दलों का प्रभाव लोगों पर 75% पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि चुनाव के समय राजनीतिक दल धड़ाधड़ अपने रैलियां करते हैं, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, उस दौरान बहुत ज़्यादा रैली की जाती है। इससे लोग सीधे प्रभावित करते हैं। मोदी जी देखते हैं पूरे भारत में घूम कर रैलियां करते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीयों पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कंपेयर टू मास मीडिया का। इसलिए कहते हैं कि इसलिए देखते हैं हम लोग कि चुनाव के दौरान बहुत सारी राजनीतिक दल बहुत सारे मंचों पर जाकर रैलियां करते हैं, चाहे उस समय कितनी भी देश में विकट परिस्थिति हो। आप कोरोना के समय ही देख लीजिए, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कारण ही इतनी रैलियां की जाती है कि हमारे दल का प्रचार होगा। इसके बाद देखते हैं कि मनोचिकित्सक भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करते हैं और अपने पेशेंट से मिलते हैं, तो ये तो ज़रूरी ही था। इसके अलावा देखेंगे कि जो संदेश एकांत में दिए जाते हैं वो उतने प्रभावी नहीं होते हैं जो समूह में संदेश दिए जाते हैं। मान लिया कि एकांत में 5 लोगों को आप संदेश दे रहे हैं तो किसी पर प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन आप एक समूह में संदेश दे रहे हैं और 1000 लोगों का समूह है, उसमें से 40 से 50 लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो भावनाओं का ज्वार मतलब अन्य लोग, यानी कि मान लिया 950 लोग बच गए तो उन पर भी पहुंच जाएगा, पूरे समूह पर भावनाओं का ज्वार पहुंच जाएगा। तो समूह में दिया गया संदेश अधिक प्रभावशाली होता है। समूह में लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं जबकि एकांत में उतने प्रभावित नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अनुनयन होता है, परसुएशन होता है, वो 4 चीज़ों से होता है। जैसे प्रोत्साहक कौन है, परसुएडर कौन है, दूसरा है संदेश के अंतर वस्तु क्या है, तीसरा है श्रोता समूह क्या है, चौथा क्या है कि संप्रेषण का माध्यम क्या है। इन 4 माध्यमों से परसुएशन किया जाता है। एक 5वां माध्यम है, आप अनुनयन कर रहे हैं तो उस अनुनयन में कौन से तत्व हैं जिनको छोड़ने के लिए उसे प्रेरित कर रहे हैं, यानी कि कोई व्यक्ति किसी एटीट्यूड से ग्रसित है तो उस एटीट्यूड को छोड़ने के लिए वो प्रेरित होगा। ऐसे कौन से तत्व है, उसके बदले उस एटीट्यूड छोड़ने के बदले उस व्यक्ति को क्या क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, कोई भ्रष्ट व्यक्ति है, उसको 10,000 रुपया, चाहे 10,000 भ्रष्ट है, कितना भी कमा सकता है, तो भ्रष्ट व्यक्ति है उसको इतने पैसे मिलता है और आप जाकर उससे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा भ्रष्ट काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप इसको छोड़ दीजिए। तो वो अगर उस चीज़ को, ये भ्रष्ट आचरण को छोड़ने के लिए तभी तैयार होगा जब उसको क्षतिपूर्ति के रूप में सम्मान मिलेगा, उसका महत्व बढ़ जाएगा, पदोन्नति मिलेगा। इसके बदले वो तभी भ्रष्ट आचरण वो छोड़ेगा। तो यानी कि अपना एटीट्यूड तभी बदलेगा जब उसको क्षतिपूर्ति मिलेगा। इसके माध्यम से भी लोगों में वृत्ति में बदलाव आता है अगर क्षतिपूर्ति मिलता है। अगर भ्रष्ट आचरण है तो भ्रष्ट आचरण आप छोड़ रहे हैं तो क्षतिपूर्ति के रूप में आपका सम्मान मिल रहा है, महत्व मिल रहा है, पदोन्नति मिल रही है। तो ये 5वें तरीका से भी एटीट्यूड में बदलाव हो सकता है, यानी कि आपका परसुएशन हो रहा है। एटीट्यूड में बदलाव का मतलब ही होता है परसुएशन, अनुनयन हो रहा है। तो ये रहा अपना परसुएशन का टॉपिक पूरा। अब कल हम लोग राजनीतिक अभिवृत्तियों की बात करेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।